हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करना है यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट लिख दो। चलो, स्टेटमेंट क्या रहेगा? The total momentum of an isolated system. The total momentum of an isolated system of interacting particles. Interacting particles is conserved. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, या तो आप चैप्टर 1 में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट क्या था? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ज़ीरो, then the total linear momentum of the system remains constant. ठीक है, तो वैसे भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प ले रहा हूँ, जिसमें दो पार्टिकल्स है। सपोज ये पार्टिकल एक है जिसका मास m1 है, और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है। ठीक है, तो ये पार्टिकल का मास m1, ये पार्टिकल का मास m2। m1 पार्टिकल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, और m2 पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आप ले लोगे u2। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो सिचुएशन शो कर रहा है बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये दो पार्टिकल कोलाइड होने से पहले की सिचुएशन यहाँ पे आपको दी हुई है। चलो, तो आफ्टर सम टाइम, सपोज ये दोनों कोलाइड होते हैं, और आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो रही है, पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो सपोज यहाँ पे पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल 1 की जो फाइनल वेलोसिटी बन रही है वो है v1 सपोज। ठीक है, और यहाँ पे v2। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं की है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस साइन का टेंशन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, ये जो सिचुएशन है वो आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, कोलाइड होने के बाद की सिचुएशन। ठीक है, मास तो चेंज हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे इनिशियल केस में जो मास था वही मास सेम यहाँ पे रहेगा m1 एंड m2। ठीक है, अब जब कोलाइड होते हैं तब क्या होता है? दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, उसके बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके,
तो आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, तो ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब ये कोलिजन जब हो रहा है वो स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए आप ले रहे हो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने एक को प्लस लिखा है, दूसरे को माइनस लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो अभी फोर्स का मतलब क्या होता है, तो फोर्स का मतलब रहता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद कर लो। ठीक है, और यहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ था मास इनटू एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब dp बाई dt और F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इन दोनों में मोर एक्यूरेट फॉर्मूला कौन सा है, तो ये वाला। ये तो एक स्पेशल केस है जब हम लेते हैं मास अगर सिस्टम का कांस्टेंट है तब। ठीक है, समझो कैसे, तो ये जो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी है उसमें d बाई डी टी एज इट इज़, P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब हम करते क्या है, मास कांस्टेंट एज्यूम करके बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, d बाई डी टी इंटू वी। अब डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन, तो आपको क्या मिलता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बट ये एक स्पेशल केस है, कब, जब मास कांस्टेंट होगा तब। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, तब कंपलसरी आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का थोड़ा बेसिक। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं, बट चेंज इन मोमेंटम से कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम फॉर पार्टिकल 1 डिवाइड बाई टाइम डेल्टा टी। उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगेगा किसके ऊपर, सेकेंड पार्टिकल के ऊपर, तो उसकी भी मोमेंटम चेंज होगी, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे रहेगा डेल्टा P2। ठीक है, ओके, तो ये डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया। हमने यहाँ पे मोशन यूनिडायरेक्शनल ली है, इसलिए डायरेक्शन की ज़रूरत अभी ये केस के लिए नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब डेल्टा P1 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि फोर्स किसके ऊपर लग रहा था, 1 के ऊपर। समझना, यहाँ पे मैं F12 क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्स ऑन पार्टिकल 1, देखो F के बाद जो मैंने पहला नंबर लिखा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू पार्टिकल 2, मतलब क्या, सेकेंड नंबर जो लिख रहा हूँ उसके वजह से फोर्स लग रहा है। अगर मैं बोलूँ FAB, समझ जाना है आपको कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है, अब जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसी का मोमेंटम चेंज होगा, तो यहाँ पे फोर्स फर्स्ट के ऊपर लग रहा है तो उसी का मोमेंटम हमने ले लिया डेल्टा P1। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम क्या रहेगा, m1v1 माइनस m1u1। समझो फर्स्ट पार्टिकल है, उसका यहाँ पे मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम m1v1 और ये इनिशियल मोमेंटम m1u1 है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस करके आएगा m2v2 माइनस m2u2। देखो सेकेंड पार्टिकल के लिए फाइनल मोमेंटम क्या था, m2v2 और इनिशियल मोमेंटम क्या था, m2u2। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल के लिए फाइनल मोमेंटम था m2v2, इनिशियल मोमेंटम था m2u2। तो दोनों का मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए चेंज इन मोमेंटम फॉर सेकेंड पार्टिकल। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हुआ m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाओ तो ये माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2u2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए है, यहाँ पे भी ये टर्म फाइनल वेलोसिटी के लिए है, दोनों को एक तरफ ला के रख देते हैं। तो ये बना m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव वाला है उसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये बन गया m1u1 प्लस m2u2। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो रहा है। ठीक है, ओके चलो, अब ये हमने कोलिजन की हेल्प से प्रूव किया। अब ये कोलिजन की हेल्प से आप अभी तो ये प्रूव कर रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट आप चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, जिसमें 2 टाइप्स आ सकते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। ठीक है, तो दोनों केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सेटिस्फाई होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, किसी भी कंडीशन के लिए सही है। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है, समझो। इक्विलिब्रियम में 2 टाइप बनेंगे, एक होगा लीनियर इक्विलिब्रियम, एक होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक है लीनियर और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब रोटेशनल की बात अभी नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि ये आप पढ़ने वाले हो 7th लेसन में रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं ये चैप्टर में, ये कौन सा है, लीनियर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब लीनियर मोशन के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट है वो कौन सा है, फोर्स। अब कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हम कब कह सकते हैं, जब वो पार्टिकल के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए। ओके, तो इक्विलिब्रियम में है कोई पार्टिकल तभी बोल सकते हैं जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 मिले। सपोज एक पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि F1 प्लस F2 दोनों का वेक्टर एडिशन करो तो 0 मिले। मतलब कंपलसरी एक फोर्स और दूसरा फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, तो तीनों फोर्स का एडिशन होना चाहिए 0 इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझो कि सपोज एक पोजीशन है, वहाँ पे एक पार्टिकल के ऊपर, मतलब समझो पार्टिकल के ऊपर 3 अलग अलग एक साथ फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स ये डायरेक्शन में, एक फोर्स ये डायरेक्शन में, और एक फोर्स ये डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों फोर्स के नाम दे देते हैं। तो ये जो फोर्स है वो F1 वेक्टर है, ये जो है वो F2 वेक्टर, और ये जो है F3 वेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से
दो वेक्टर जो है उनका मैं रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मुझे कुछ इस डायरेक्शन में मिलता है सपोज, तो एग्जैक्ट उतना ही वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में F3 हो गया है ना, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 होने के लिए इक्वल टू 0 होने के लिए F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल टू F3 होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना ज़रूरी। क्लियर? वैसे ही आप कंपोनेंट्स लेके भी कर सकते हो। जैसे तीनों फोर्स है, तीनों फोर्स के अगर मैं x कंपोनेंट का एडिशन कर दूँ तो F1x प्लस F2x प्लस F3x इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। सेम वे तीनों फोर्स का मैं y कंपोनेंट ले लूँ तो F1y प्लस F2y प्लस F3y मुझे 0 मिलेगा और F1z प्लस F2z प्लस F3z भी मुझे 0 मिलेगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब ये रहेगा कि किसी भी कंपोनेंट में, मतलब किसी भी डायरेक्शन एक्स वाई जेड में रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर? और ये बात हो गई थियोरी की। अभी हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, सपोज मैं बोलूँ कि एक ज़मीन पे पड़ा हुआ एक ब्लॉक है और जिसको हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हमें दिखाई देता है वो इक्विलिब्रियम में है। कैसे? तो वो ना तो मूव हो रहा है ना रोटेट हो रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है उतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, बट कैसे? उसके ऊपर तो हम सोचेंगे एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और वो भी कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम mg बोलते हैं। तो याद रखना, फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता, फोर्सेस ऑलवेज कपल में होते हैं। इसीलिए तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये किसकी वजह से लग रहा है? तो समझना कि यहाँ पे फोर्स ऑन, समझना फोर्स ऑन दिस ब्लॉक बाय ग्रेविटी है। ठीक है, बट वो ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के एग्जैक्ट नीचे ये सरफेस है और ये हार्ड सरफेस है, तो ब्लॉक जो अपना फोर्स है वो सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। तब सरफेस तो चुप नहीं बैठेगी ना। ब्लॉक ने अगर mg फोर्स सरफेस के ऊपर लगाया है तो सरफेस उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, जिसको हम रिएक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं और नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल फोर्स बोलना है तो n से डिनोट करो, और अगर रिएक्टिव फोर्स बोलना है तो आप r से डिनोट कर सकते हो, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में n इक्वल टू बन जाएगा mg। सेम वे अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, समझो ऐसा एक कोई ब्लॉक दिया हुआ है आपको, सपोज और यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो ब्लॉक। अब ये सिचुएशन है, ठीक है, और एंगल दिया हुआ है आपको थीटा। यहाँ पे एंगल है थीटा।
अब ऐसे केसेस में करेंगे क्या, समझो। इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो फोर्सेस के कंपोनेंट लेके इजी बनता है। तो ये जो सेंटर है ना, उसमें से ये पास होने वाली लाइन है, समझो, उसको मैं एक्सिस ले सकता हूँ। बट ऑलवेज ट्राई करो कि आप एक्सिस है वो मोशन की डायरेक्शन में सिलेक्ट करो। तो ये मोशन की डायरेक्शन हो गई है ना। तो ये एक एक्स एक्सिस है, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस। समझ में आया। अभी देखो जितने भी फोर्सेस हैं एक ही ब्लॉक के ऊपर दिखा दो। अब ये ब्लॉक के ऊपर नीचे की ओर फोर्स कौन सा लगेगा, mg, है ना। नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg। यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो इस तरफ का ये कंपोनेंट ले लोगे mg cos थीटा, और इस तरफ फोर्स लग रहा है सपोज नॉर्मल फोर्स mg sin थीटा कंपोनेंट, ये नीचे की ओर है। mg के हमें कंपोनेंट्स क्यों लेने पड़े वो भी सोचो। mg के कंपोनेंट्स क्यों लेने पड़े, क्योंकि mg जो फोर्स है वो एक्सिस पे नहीं था। ठीक है, नॉर्मल फोर्स है वो ऑलरेडी एक्सिस पे है, यही लाइन में देखो, इसीलिए उसके कंपोनेंट्स हमने नहीं लिए। सपोज आपको बोला गया है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट है, तो कोई बात नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स भी आप दिखा दो। फ्रिक्शनल फोर्स को हम जनरली डिनोट करने वाले हैं स्मॉल एफ से, तो आप स्मॉल एफ से फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखा दो। अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तब F इक्वल टू आप क्या लिखोगे, mg cos थीटा। n इक्वल टू क्या लिखोगे, mg cos थीटा, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या बन जाएगा, ज़ीरो। सेम वे फ्रिक्शनल फोर्स है इक्वल टू आप लिख सकोगे mg cos थीटा। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये जो कंपोनेंट है वो बनेगा mg sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा mg sin थीटा। आपको पता ही है कि जहाँ पे एंगल होगा ये वाला कंपोनेंट cos वाला बनेगा, तो ये वाला कंपोनेंट sin वाला बनेगा। ठीक है, तो जो लोग ये चैप्टर मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट रहेगा, बट बाद में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल यूज़ करोगे न्यूमेरिकल्स के लिए। अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस आएंगे, हम धीरे धीरे 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी बात करते हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस है जो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप दो टाइप के फोर्स बोल सकते हो। एक आएगा कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, और दूसरा आएगा कांटेक्टलेस फोर्सेस। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जनरली ये होते हैं फील्ड फोर्स। जैसे आप बोलते हो ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है, तो विदाउट एनी कांटेक्ट। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये आपको शॉर्ट नोट दी हुई है टेक्स्ट बुक में, वहीं से ये पूरी शॉर्ट नोट अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़नी है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो कांटेक्ट फोर्सेस में कैसे कैसे फोर्सेस आ सकते हैं समझो। एक हो सकता है टेंशन फोर्स, एक हो सकता है टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स है वो ऑलवेज ट्रांसफ़र होता है वन एटम टू अनदर एटम। कैसे समझो, तो एक रस्सी है और जिसको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ एकदम टाइटली बांधा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे मैंने कोई एक ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक है तो उसका मास होगा, और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है ना। अब ब्लॉक यहाँ पे हवा में रह सकता है, क्यों रह सकता है? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब इक्विलिब्रियम में क्यों आएगा, तो उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। चलो, ये इक्विलिब्रियम में कब आ सकता है, तो जैसे हमने पहले बात की थी, आप उसी वे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर सके ऐसा कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है यहाँ पे, mg। ऊपर की ओर फोर्स कौन सा लगेगा जो ये mg फोर्स को बैलेंस कर सके। तो पहले ये केस में क्या था कि नीचे एक हार्ड सरफेस थी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का नॉर्मल फोर्स लगा रही थी, बट अभी कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे नीचे कोई सरफेस नहीं है, तो ये ब्लॉक को उठाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स वर्क कैसे करता है समझो। तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग के एक एंडिंग पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाती है यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स है, उसके ऊपर एक टाइप का खिंचाव होता है, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, तो वो बॉन्ड है उनके बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो उतना स्ट्रांग होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, प्लस फोर्स है वो ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये जो पार्टिकल है यहाँ का पार्टिकल, वो अगले वाले पार्टिकल को नीचे की ओर खींचेगा। सेम वे ऊपर वाला पार्टिकल है वो भी टेंशन महसूस करेगा क्योंकि ये वाला पार्टिकल उसको खींच रहा है। तो ये पार्टिकल की बारी है, अभी ये आगे वाले पार्टिकल को खींचेगा नीचे की ओर, अब ये पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को खींचेगा। वैसे वैसे होते हुए जो टेंशन फोर्स है वो यहाँ तक लग जाता है, कहाँ तक, सपोर्ट तक पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट हुआ है एग्जैक्ट वही टेंशन यहाँ पे क्रिएट होगा अगर ये स्ट्रिंग को मैं मासलेस कंसिडर करूँ तो। मतलब अगर मैं सिर्फ ये ब्लॉक का ही मास काउंट करूँ तो, अगर स्ट्रिंग का भी मास है, मतलब स्ट्रिंग को भी उठा के रखना है, तो फिर यहाँ का टेंशन ज़्यादा होगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये टेंशन को सिर्फ ब्लॉक को उठा के रखना है, बट ये वाला टेंशन है वो ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग दोनों को उठा के रखता है, ठीक है। बट जनरली चैप्टर 5 के हिसाब से मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्ट्रिंग्स होती है उनको हम मासलेस लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे केसेस में यहाँ का टेंशन सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग को आपने ले लिया मासलेस। मतलब क्या हुआ कि ये टेंशन ये ब्लॉक को उठा रहा है, तो ये टेंशन भी यही ब्लॉक को उठाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक फोर्स हो गया टेंशन फोर्स, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स आप पढ़ोगे जिसमें फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा बट ऑपोजिट वे में, इसलिए फोर्स इक्वल टू -kx आएगा। और वहाँ पे k क्या रहेगा, k रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या समझो कि यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे मैंने लगा दी एक स्प्रिंग, ठीक है।
तो स्प्रिंग को आपको भी पता है कि जितना आप एक्सपांड करोगे उतनी ही स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की ट्राई करेंगे। मतलब आपने ये स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया ये डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फॉर्मूला है F = -kx। मतलब फोर्स है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? जितना ज़्यादा स्प्रिंग को आप खींचोगे उतना ही ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब ये x जो डिस्प्लेसमेंट है वो जितना बड़ा उतना ही फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक फोर्स आप ये स्प्रिंग फोर्स पढ़ने वाले हो। उसके बाद सरफेस टेंशन भी पढ़ सकते हो आप। अब ये क्या है? सरफेस टेंशन मतलब कभी कभी ये होता है, आपने देखा होगा कि ग्लास की अगर कोई ट्यूब है तो उसके अंदर जो वाटर सरफेस है वो ऐसी होती है, ऐसे खींचाव होती है, मतलब एक टाइप का मेनिस्क बनता है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये है सरफेस टेंशन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे कब? जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ इतना समझो कि कोई एक लिक्विड सरफेस है तो सरफेस के हर एक पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। तो वो सरफेस को अगर आप थोड़ा भी इम्बैलेंस करना चाहो या तो उसको कट करना चाहो तो कोई ना कोई आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो किसके अपोजिट में फोर्स लगाते हो? सरफेस टेंशन के अपोजिट में। बबल बनता है, आपको पता है, तो वाटर या तो साबुन वाला कोई पानी है उसकी हेल्प से आप बबल बनाते हो। तो वो बबल के जो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे के साथ एक फोर्स से जुड़ जाते हैं जो है सरफेस टेंशन। ठीक है, ओके। उसके बाद आप पढ़ सकते हो यहाँ पे फ्रिक्शन, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी पता है कि जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तब ये फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन की हेल्प से मतलब किसी भी बॉडी को रेस्ट में भी रखा जा सकता है और अगर मोशन में है तो उसको उसकी वेलोसिटी है उसको कम भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे कांटेक्ट फोर्सेस है। सेम वैसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। तो ये सभी फोर्सेस है वो फील्ड की वजह से है, कोई ना कोई फील्ड। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारे हो गए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, या तो आप बोल सकते हो फील्ड फोर्सेस। ओके, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में भी 3 टाइप आएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, वो सब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।